डियर ऑल, हम एचआर स्पेशलाइजेशन को कर रहे हैं, साथ ही लेबर लॉ जो है वो हमारा प्राइम कंसर्न है, उसको भी कर रहे हैं। आपके सिलेबस में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ में रिट पढ़ना है, रिट पिटिशन, जिसमें टाइप्स ऑफ रिट जो है वो भी सिलेबस में मेंशन्ड है। वैसे जो पॉलिटी को पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस को पढ़कर रखे हुए हैं, या किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को प्रिपेयर किए हैं जिसमें पॉलिटी का पोर्शन आपके सिलेबस में है, तो फिर रिट जो है उसमें हम पढ़ते हैं। लेकिन लेबर लॉ में हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ते हैं तो उसमें फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक, जो कि पार्ट 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके अलावा डीपीएसपी का पार्ट जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें पढ़ना मस्ट है, कंपलसरी है। इसको बिना पढ़े लेबर लॉ को पढ़ लेना जो है वो कायदे से सही नहीं है। आपके आंसर राइटिंग के लिए ज़रूरी है, और डायरेक्ट आर्टिकल डीपीएसपी का और फंडामेंटल राइट का मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बता दिया जाता है, राइट के बारे में लिख दिया जाता है, और उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि वो कौन सा आर्टिकल है। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी इसमें अराइज होते हैं। आप सभी को ये मालूम है कि हमारे पास भारतीय संविधान के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ मौलिक अधिकार हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और आर्टिकल 12 से लेकर के 35 ये सभी मौलिक अधिकार हैं। तो इंडिया में सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं। जो राइट्स हमें मिल कहाँ से रहे हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके द्वारा मिल रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक नेचर के हैं। ये इतने बेसिक नेचर के राइट्स हैं कि इसके बिना जो है हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन तब क्या होगा जब कोई अथॉरिटी ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनने की कोशिश करे। अगर कोई हमसे हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है छीनना चाहे तो हम क्या करेंगे? आपको ये बात मालूम है कि संविधान के सामने हम सभी बहुत छोटे हैं। हमारा जब मौलिक अधिकार ही हमारे पास नहीं रहेगा, या उसको कोई वायलेट करे, कोई उसको छीने, तो फिर हम करेंगे क्या? और सोचने की बात है, दूसरा सवाल ये है कि अगर हमें कोई मौलिक अधिकार मिले हैं, या किसी प्रकार का कोई राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, और अगर वो राइट प्रोटेक्टेड ही ना हो, तो फिर वो राइट किस काम का? जो हमको अधिकार मिला है, फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच, तो ये जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, यही अगर प्रोटेक्टेड ना हो तो फिर ये राइट कैसा? अगर किसी बच्चे से आप उसके फेवरेट खिलौने को, उसके चॉकलेट को, उसके खाने पीने के आइटम्स को, कुछ भी उससे छीन लेते हैं, तो बच्चा रोएगा, बहुत देर तक रोता रहेगा, और इतनी देर तक रोता रहेगा, सिर पटकता रहेगा। अंत में जब वो हार जाएगा रोते रोते,
तो वो जाकर के अपने पेरेंट्स को बोलेगा, अपने मम्मी पापा को बोलेगा कि अंकल ने चॉकलेट छीन लिया। तो अगर कोई अथॉरिटी हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीन रहा हो तो फिर भी हमारे पास रास्ता है, और वो रास्ता है रिट। नॉर्मली अगर हम किसी भी समस्या से, तो अगर हमारे पास कोई भी वैसा प्रॉब्लम आए, हमें लीगल बैटल लड़ना पड़े, तो हम अक्सर छोटे कोर्ट को ही पहले प्रेफर करते हैं। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएं, सेशन कोर्ट चले जाएं, या जो सबसे लोएस्ट फॉर्म है जहां हमें न्याय मिल सकता है, हम उसकी शुरुआत करते हैं, वहीं जाते हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं कि भाई निचली अदालत से बढ़ते बढ़ते हम ऊपरी अदालत तक जाएंगे। लेकिन आज जिस रिट टॉपिक को आप कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जब हमारा फंडामेंटल राइट कोई अथॉरिटी छीनता है, तो फिर रिट जो है वो रेमेडी के तौर पर, इलाज के तौर पर हमारे साथ होता है। तो रिट कैसे फाइल होता है, वो कौन से सेक्शन आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, और कोर्ट हमें फिर रास्ता दिखाएगा। इसीलिए रिट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहलाता है। रिट पिटीशन या रिट के जरिए अगर कोई भी अथॉरिटी हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीनता है, तो हमें निचली अदालत जाने की ज़रूरत नहीं है। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ जाकर मामले को रखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को जा कर के अप्रोच कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। ये एक ब्लेसिंग है। तो रिट आर द गार्जियन एंजल्स ऑफ लिबर्टी। ये जो रिट है, रिट बार बार कहा जा रहा है, जो रटा जा रहा है, ये न्यायालय का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका लिखित आदेश होता है। अब रिट जो है हम पढ़ रहे हैं, तो इसके 5 टाइप हैं बेसिकली, उसको भी हमें पढ़ना है। तो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और वो जो हम पिटीशन फाइल करते हैं वो रिट पिटीशन होता है। तो रिट इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंदर पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट में जाकर के अप्रोच करना है, तो आर्टिकल 226 बहुत कॉमन है। तो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 32 के जरिए पॉसिबल है। आर्टिकल 32 हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है, और यही आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये छूट देता है, ये हक देता है, ये राइट देता है कि वो रिट लगाए। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट मूव करना है, आपका फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो आप हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के जरिए जा सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए सबसे बड़ा विपन, जो हथियार है, वो रिट है। और फिर वो जो सवाल मैं आप लोगों से पूछी अभी, कि अगर कोई अधिकार हमको मिला है कॉन्स्टिट्यूशन में, मौलिक अधिकार जो हमें स्वतंत्रता देता है, आज़ादी देता है, अगर वही राइट प्रोटेक्टेड ना हो, तो फिर वो राइट कैसा?
तो रिट एक तरीके का रिटेन ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इंडियन सिटीजन के लिए अगर उनका फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है किसी भी केस में। तब अगर डेफिनेशन के तौर पर लिख रहे हैं तो बड़ा आसान है कि रिट्स आर रिटेन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट that commands constitutional remedies for Indian citizen against the violation of their fundamental rights। अब एग्जाम में इसको जोड़कर तोड़कर जिस स्टाइल से लिखना चाहे हम लिख सकते हैं। इसका पर्पस ही होता है कि हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना और न्याय दिलाना। नहीं तो बस हम कहते रहेंगे कि हमारा राइट ये है। जब राइट ही सुरक्षित नहीं है तो फिर वो राइट किस काम का, फिर सब रॉन्ग है। तो रिट न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी हो सकता है, उसका लिखित आदेश होता है और अब लिखित आदेश है तो उसको मानना ही पड़ेगा। और ये बहुत ही खतरनाक वेपन है, औजार है। जितने रिट्स आज हम पढ़ेंगे तो आज सारे टाइप्स को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक जो पहला है बहुत पॉपुलर है, हैबियस कॉर्पस। टाइप्स ऑफ रिट्स में सबसे ज़्यादा फेमस और एकदम जरूरी है पढ़ना, तो वो है हैबियस कॉर्पस। मुझे लगता है ये बातें आपको समझ आ गई होगी कि रिट क्या होता है। आपको एक सुंदर सा पोस्टर दिख रहा होगा, एक प्रेजेंटेशन, एक स्लाइड जैसा नज़र आ रहा होगा जिसमें मोटे मोटे तौर पर बातें लिखी गई हैं। आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। तो रिट जो फॉर्मल रिटेन ऑर्डर है ये लगाम लगाता है अगर कोई आपके साथ अवैध तरीके से जानबूझ करके आपके मौलिक अधिकार को छीन रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देती है उस गलत करने से। तो ये बस एकदम जादुई छड़ी है। आज जब हम रिट पढ़ रहे हैं तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताई कि फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 हमारे पास है, और हम रिट के जरिए जो हम पिटीशन फाइल करेंगे, हम जब सुप्रीम कोर्ट की ओर मूव करेंगे, वो आर्टिकल 32 के जरिए कर रहे हैं। और फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक है। इसका ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट के जरिए ही हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको भी लिखा जा सकता है। तो 32 आर्टिकल जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने वाला रिट है। ये अच्छी व्यवस्था है, ये एक जादुई छड़ी है। अब जो 5 तरीके के रिट हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, आज सिर्फ पहला वाला, इसलिए क्योंकि चांसेस है इसका एग्जाम में आ सकता है। और ख़ास करके जब हम लेबर लॉ पढ़ रहे हैं तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसकी चांसेस बनती है। हैबियस कॉर्पस जो कि लैटिन वर्ड से आया है, अपने शरीर को प्रस्तुत करो या फिर शरीर को पेश करो, लाओ सामने। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश होता है, और वो भी आदेश लिखित आदेश होता है।